थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं एक क्लाइंट हूँ और आप काम करेंगे मेरे लिए वॉलमार्ट या अमेज़न या मेरी वेबसाइट पे। तो तरीक़ाकार क्या होता है? मतलब काम कैसे होता है ये? दोनों कितने अरसे के अंदर मुर्दा घोड़े में जान डाल देते हैं? ये भी क्वेश्चन इस तरह से है कि कितना मरा हुआ घोड़ा है ये भी देखना पड़ेगा। दुनिया बड़ी ज़ालिम है। एक से बढ़ के एक ज़ालिम बंदा इसमें भरा पड़ा है। आपकी ज़िंदगी में कोई विलन आया जिसने धोखा दिया हो? ये कौन-सा जादू करते हैं कि अमेरिका जाते नहीं, यहीं पे बैठ के अमेरिका को प्रोडक्ट्स भेज देते हैं और प्रोडक्ट्स भी अमेरिका की ही होती हैं, पाकिस्तान से नहीं भेजते। रिश्ते तो बहुत आते होंगे। रिश्ते आते थे। अब अगर ये बात मैं करूंगा तो घर नहीं जा पाऊंगा। बहुत सारे लोग मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि जी आप भी अमेज़न में हैं तो हम लोग कोई ट्रेनिंग ले लें, हम भी प्राइवेट लेबल कर लें। मैं उनसे यही बात करता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपसे पहले लाखों पाकिस्तानी उसको करने पे लग चुके हैं। एक राह बंदा जो कहीं भी नौकरी कर रहा है, आपको क्या लगता है रोज़ाना 4 घंटे टाइम दे, अच्छा टाइम दे, तो वेबसाइट के ज़रिए बेचने पे उसको कितना टाइम लग सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कि कैसे मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं और चीज़ें फ़रोख्त कर सकते हैं, ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी। आज के हमारे मेहमान हैं नईमुर रहमान भाई, जो मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए पैसा कमाते हैं, जैसा कि अमेज़न से, वॉलमार्ट से और वेबसाइट्स के ज़रिए। तो बात करते हैं नईम भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएँ, कैसी तबीयत सेहत है जी, आपकी? अल्लाह का बहुत शुक्र जी। अल्लाह का बहुत। ये कौन-सा जादू करते हैं कि अमेरिका जाते नहीं, यहीं पे बैठ के अमेरिका को प्रोडक्ट्स भेज देते हैं और प्रोडक्ट्स भी अमेरिका की ही होती हैं, पाकिस्तान से नहीं भेजते। शाहिद भाई ये जादू हर कोई कर सकता है और ये जादू हमने यूट्यूब से ही सीखा है। और एक फ़र्ज़ से हमने स्टार्ट लिया, सारी लर्निंग यूट्यूब से हुई। सीखते सीखते प्रैक्टिस करते करते आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। 50 लोगों की एक कंपनी ड्रॉप को बन चुकी है और बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं। तकरीबन यूएस की 48 स्टेट्स के अंदर ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर हमारा कोई ना कोई क्लाइंट है। उतने मुझे पाकिस्तान के शहरों के नाम याद नहीं है जितने यूएस की स्टेट्स के नाम याद हो चुके हैं। तो हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं और एज अ सर्विसेज एजेंसी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा 1 मिलियन यूएस डॉलर्स पर मंथ सेल्स वॉल्यूम है, जो कि हम टर्नओवर हर महीने जनरेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सीखा भी यूट्यूब से, बैठे भी पाकिस्तान में हैं, अर्न भी डॉलर्स में कर रहे हैं और क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। वो हमारे पास आते हैं और हमारी वजह से वो भी कमाते हैं और हम भी उनको सर्विसेज दे के एक अच्छा मार्जिन पाकिस्तान में बैठे हुए अर्न कर रहे हैं। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अमेज़न के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं मेजॉरिटी के बारे में कहा जाता है कि ये कोर्सेज़ बेच के पैसा कमाते हैं। तो क्या आप जो पैसा कमाते हैं उसमें कोर्सेज़ की कमाई भी शामिल है? नहीं जी, हम कोई कोर्सेज़ नहीं बेचते, बल्कि ना ही मैंने कोई पेड कोर्स लिया है अभी तक। तो ये आपकी ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के हवाले से कि लाज़मी नहीं है, अगर आपने कुछ बनना है या आप कुछ अर्न करना चाहते हैं तो पेड कोर्सेज़ लेना ज़रूरी है। आप यूट्यूब से फ्री में, यूडेमी से, कोर्सेरा से फ्री में सीख के भी आप एक कंपनी कल को खड़ी कर सकते हैं, लेकिन डेडिकेशन और एटीट्यूड उसमें बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, हम लोग कोई कोर्सेज़ नहीं बेच रहे, जस्ट सर्विसेज बेस्ड हमारी एजेंसी है। हम सर्विसेज दे के, सर्विसेज बेच के पैसे कमाते हैं। ये क्या सर्विसेज हैं जो आप बेचते हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे देखने वालों के लिए भी। हम लोग अमेज़न, वॉलमार्ट और वेबसाइट्स बेस्ड सेलिंग करते हैं।
ज़्यादातर हम उन लोगों को भी सपोर्ट करते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा फंड्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। वो अमेज़न पे काम नहीं कर सकते, वॉलमार्ट पे काम नहीं कर सकते, तो देन हम उनको वेबसाइट सॉल्यूशन की तरफ लेके आते हैं कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, अपना ब्रांड बनाएं, अपनी वेबसाइट के खुद मालिक हों। ना आपको डर हो कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, ना आपको डर हो कि सुबह उठेंगे तो आपकी वेबसाइट खुलेगी नहीं। तो आप अपनी चीज़ के खुद मालिक बन सकते हैं। और उसके अलावा एक कहावत है कि एवरी वे इज़ नॉट द राइट वे, बट एवरी राइट वे इज़ द राइट वे। तो अगर आप कोई भी काम को ठीक तरीके से करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अभी जिस तरह से अमेज़ॉन के हवाले से आपने फरमाया कि कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे हैं, और अमेज़ॉन की एक जो वेव बहुत अच्छी चल रही थी, अभी थोड़ी सी उस वेव में कमी भी आई है। तो वो इसी वजह से आई है कि वो ठीक काम को ठीक तरीके से नहीं कर रहे थे। तो अगर आप काम को ठीक तरीके से करें तो वो काम कभी भी ख़त्म नहीं होता, वो काम लॉन्ग लास्टिंग होता है और उसकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। आपने 3 चीज़ों का ज़िक्र किया, अमेज़न, वॉलमार्ट और वेबसाइट्स। आपकी स्पेशलाइज़ेशन किस में है? स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो पहले ही जो हमारी एक्सपर्टीज़ थी या स्पेशलाइजेशन थी वो अमेज़ॉन की थी। अमेज़ॉन के साथ साथ जो हमने सेकंड डोमेन ऐड की वो वॉलमार्ट की थी, और अभी जो थर्ड डोमेन हमने रिसेंटली ऐड की है वो वेबसाइट्स की है। तो वक्त के साथ साथ आपको भी इवॉल्व होते रहना चाहिए, आपको लर्न करना चाहिए और आपको ग्रो करते रहना चाहिए, और आपको अपनी सर्विसेज के पोर्टफोलियो के अंदर भी चीज़ों को ऐड करते रहना चाहिए। मैं आपके बिजनेस मॉडल को, बेसिकली काम करने के अंदाज और तरीकाकार यानी स्ट्रक्चर को समझना चाहता हूँ कि आप काम कैसे करते हैं। थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं एक क्लाइंट हूँ और आप काम करेंगे मेरे लिए वॉलमार्ट या अमेज़न या मेरी वेबसाइट पे। तो तरीकाकार क्या होता है, मतलब काम कैसे होता है, ये दोनों की जो बामी मुफादात हैं, इसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है और सेल्स जनरेट की जाती है? नॉर्मली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो यूएस बेस्ड होते हैं, और वहाँ पे वो जॉब्स कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेस कर रहे होते हैं। तो मैं आपकी बात को काट सकता हूँ? जी जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जितने भी क्लाइंट हैं, उसमें ज़्यादातर अमेरिका के रहने वाले लोग ही होते हैं, जी बिल्कुल। पाकिस्तानी नहीं होते? जी पाकिस्तानी नहीं। ओके। तो वो बिज़ी होते हैं अपनी मसरूफियत में, जॉब्स की वजह से, बिज़नेस की वजह से वो टाइम नहीं दे पाते। और कुछ लोगों के पास टाइम भी होता है लेकिन वो स्किल नहीं होती कि हमने अपने 1 रुपये को ₹1.25 कैसे करना है, ₹1.5 कैसे करना है। तो वो फिर उसके लिए हमें हायर करते हैं, हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि जी हम ये करना चाह रहे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट है हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये डेबिट कार्ड्स हैं, हमारे पास अमेज़न का अकाउंट भी है, 3 साल से खाली पड़ा है, वो हमें कुछ नहीं दे रहा, क्या आप उस पर कुछ करके दे सकते हैं? तो हम उनको बताते हैं कि जी बिल्कुल, आप अगर इतनी इन्वेस्टमेंट हमें अरेंज करके देते हैं तो उसमें हम आपको इतने परसेंट पर मंथ प्रॉफिट और आरओआई जनरेट करके दे देंगे, और ये हमारा सिलसिला होगा। हम ऑर्डर भी खुद ही लेते हैं, प्रोडक्ट्स भी खुद ही रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट्स को लगाते भी खुद हैं, ऑर्डर भी खुद प्रोसेस करते हैं, लिस्टिंग भी खुद करते हैं, उसकी ट्रैकिंग को भी मैनेज करते हैं, उसकी शिपमेंट्स को भी मैनेज करते हैं, डिलीवरीज़ को भी मैनेज करते हैं। फिर हमारा जो मॉडल है उसमें हम लोगों ने अभी एक थोड़ी सी डेवलपमेंट की है। हम ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज को हमने ऐड किया है। जब से अमेज़न थोड़ा सा स्लो हुआ था या एक वेव चेंज हुई है अमेज़न की पॉलिसीज़ की वजह से, तो हम इस सेगमेंट की तरफ चले गए थे। तो इस सेगमेंट में हमारे वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व होती है, उस वेयर हाउसिंग को भी हम डील कर रहे होते हैं, मींस पूरी सप्लाई चेन को हम मैनेज कर रहे होते हैं। बेसिकली जो चीज़ मैं समझा हूँ वो ये है कि गोरों के बंद पड़े हुए बिजनेसेस को आप ठेके पे ले लेते हैं जी कि बिजनेस उनका पड़ा बंद है, जी। आप चला के देंगे, जी बिल्कुल। और उससे जो प्रॉफिट होगा वो इतने परसेंट मालिक का और जी इतने परसेंट आपका, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे तो ही। ये जो प्रॉफिट परसेंटेज की शेयरिंग होती है, ये किस बेस के ऊपर होती है? प्रॉफिट परसेंटेज की शेयरिंग डिपेंड कर रहा होता है क्लाइंट के बिजनेस पोटेंशियल के हिसाब से, कि अगर एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको हम टेक ओवर कर रहे हैं, उसके वर्किंग पैरामीटर्स या वर्किंग स्ट्रेटजीज या वर्किंग परसेंटेजेस वो अलग होंगे।
अगर एक बिल्कुल डेड बिजनेस है उसकी अलग होंगी, अगर एक नए बिजनेस को हम एक्वायर कर रहे हैं उसकी अलग होंगी। अगर कोई ऐसा बिजनेस है कि ऑलरेडी 4-5 लोगों ने उसको कब्र के दहाने तक पहुंचा दी है, अब उसको दोबारा खड़ा करना है और उसको तंदुरुस्त भी बनाना है, सेहतमंद और तवाना भी बनाना है, तो उसकी परसेंटेज अलग होगी। तो ये वेरी करता है बिजनेस टू बिजनेस, क्लाइंट टू क्लाइंट, उनके अकाउंट्स के हिसाब से और उनकी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से। वो अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपको दे देते हैं, आप अपना अकाउंट जो है उसकी एक्सेस भी गालिबन आपको दे देते हैं। वो इस चीज़ को इंश्योर कैसे करते हैं कि उनके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का मिसयूज़ नहीं होगा, उनकी कंपनी या उनका बिजनेस हाईजैक नहीं हो जाएगा? नॉर्मली उसमें दो तरीकाकार हैं। सबसे पहले जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनके मेन अकाउंट के क्रेडेंशियल्स नहीं लेते, वो हमारे एक चाइल्ड अकाउंट्स बनाते हैं और चाइल्ड अकाउंट्स बना के हमें दे देते हैं। चाइल्ड अकाउंट्स जब भी बनता है तो वो क्लाइंट्स के एक सिंगल क्लिक पे किसी भी टाइम उसकी वो परमिशन को रिवोक कर सकते हैं, हमें हमें एज अ यूज़र रिमूव कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल 100% सेफ होते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर अकाउंट सिक्योरिटी। दूसरी जो आपने बात की क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स की, चूँकि ये एक सेंसिटिव और बड़ा एक क्रिटिकल सेंसिटिव मैटर है, तो इसमें हम खुद भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इस इशू को हम मिटिगेट कैसे करते हैं, इसको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं, क्लाइंट्स को हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे सप्लायर्स हैं, इन सप्लायर से हम बाइंग कर रहे होंगे, आप इन सप्लायर्स की वेबसाइट्स पे जाके अपने अकाउंट्स बनाएं और वहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड्स को सेव कर दें। सिर्फ सीवीवी हमारे साथ शेयर कर दें, चूँकि वो अकाउंट आपने बनाया होगा, ईमेल आपने अपनी लगाई होगी, हम जितनी भी बाइंग और सेलिंग कर रहे होंगे उसके ऑर्डर्स की डिटेल्स आपकी ईमेल पे आ रही होंगी। तो इस वजह से हम विन विन सिचुएशन में होते हैं। अगर उनका कार्ड किसी और जगह पे मिसयूज़ हो जाता है तो वो हमें लायबल नहीं ठहराते उसके लिए, क्यों कि हम लोगों ने डायरेक्ट कार्ड नहीं लिया हुआ। हम लोग उस चीज़ की उनको अश्योरेंस ज़रूर देते हैं कि इस वेबसाइट पे जहाँ पे हमने आपसे कार्ड सेव करवाया है, जितनी भी यूजेज होगी उसके हम लोग लायबल हैं। उसके अलावा और किसी वेबसाइट पे अगर आपका कार्ड यूज़ हो जाता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी है और आपकी अथॉरिटी है। बिजनेस उनका, अकाउंट उनका, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उनके। तो आपने बैक एंड के ऊपर जो एक्टिविटीज़ करनी है वो अकेले तो नहीं कर सकते, तो वो कितने लोगों की टीम के साथ करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के अंदर से जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो कैसे कम होते हैं या माइनस होते हैं? ऑफिस तो आपने विज़िट किया हुआ है और मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि बिल्कुल। उस दिन आप आए और बड़ा अच्छा लगा आपकी मौजूदगी को वहाँ देख के। तो 50 एम्प्लॉयज़ की टीम है हमारे पास और सारे अलग अलग हमने डोमेन्स बनाई हुई हैं। हमारी प्रोडक्ट रिसर्च की जो टीम है वो 10 लोगों पे मुश्तमिल है। 10 लोगों पे हमारी जो ऑर्डर प्रोसेसिंग की टीम है वो मुश्तमिल है और 10 लोगों की टीम जो है वो हमारे ट्रैकिंग को, सप्लाई चेन को, वेयर हाउसिंग को देख रही होती है और 10 लोगों की टीम हमारी प्रॉपर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को देख रही होती है। कोई भी अगर किसी कस्टमर का मैसेज आ जाता है, चूँकि मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरे हमें एक अकाउंट के लिए एक या 2 अकाउंट्स के लिए एक एम्प्लॉई हमें डेडिकेटेड चाहिए। 50 एम्प्लॉयज़ की टीम है। यहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमारी डोमेन में आते हैं। यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज़ हैं, वो जो भी हमारी क्लाइंट्स के साथ एग्रीड परसेंटेजेस होती हैं, हम उसमें से एज अ पर्सनल एक्सपेंस उसको पे ऑफ करते हैं। बाकी जो बचता है वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। अगर आसान लफ्ज़ों में बात की जाए तो जो प्रॉफिट परसेंटेज मालिक के साथ, कंपनी मालिक या अकाउंट मालिक के साथ तय हो जाती हैं, आपने अपने अखराजात अपनी परसेंटेज में से अदा करने हैं, अगर उसके कोई अखराजात हैं तो उसने अपनी परसेंटेज में से अदा करने, ऐसे ही? जी बिल्कुल। कितने अरसे के अंदर मुर्दा घोड़े में जान डाल देते हैं? ये भी क्वेश्चन इस तरह से है कि कितना मरा हुआ घोड़ा है ये भी देखना पड़ेगा कि उसका कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। तो डिपेंड करता है अकाउंट टू अकाउंट। अगर एक अकाउंट बहुत ज़्यादा डेड कंडीशन में है तो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 मंथ्स कि वो दोबारा एक्टिव हो और उसकी अकाउंट हेल्थ अच्छी हो और उस पर सेल स्टार्ट हो जाए। नॉर्मली जिस तरह से नए घर को बनाना आसान होता है, पुराने घर को बनाना मुश्किल होता है, तो इसी तरह से नए अकाउंट को चलाना ज़्यादा आसान है बकदरे कि एक पुराना अकाउंट है, एक पुराने अकाउंट को
ज़िंदा करना और उसको स्ट्रेचर से उठा के दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो कि बहुत पाकिस्तान के नामी गिरामी लोगों के पास चल रहे थे, उनकी टीम्स के पास चल रहे थे, वो हमारे पास आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड और बहुत अच्छी तरह से हम उनको लेके चल कितने रहे हैं। परसेंट अकाउंट्स हैं जिनको आप चला नहीं पाए? अ, तकरीबन मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा अकाउंट नहीं है जिसको हम चला नहीं पाए। नॉर्मली आप अगर अपनी स्किल में एक्सपर्ट हैं और यू नो व्हाट यू आर डूइंग एंड यू नो हाउ टू डू दैट, तो आप सारी चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोई भी ऐसा हमारा क्लाइंट नहीं है जो इस चीज़ की वजह से वापस गया हो कि आपने सर्विसेज अच्छी नहीं दी। बल्कि मैं अपने क्लाइंट्स को कमिट करता हूँ कि जी हम आपको यूएस स्टैंडर्ड की कस्टमर सर्विस देंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैंने खुद मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी मिड लेवल एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम की है, तो हमें पता है कि कस्टमर सर्विस क्या है, वहाँ से हमारी ट्रेनिंग हुई हुई है। तो पाकिस्तानी वहाँ पे लैग करते हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनीज़ में अच्छी पोजीशंस पे काम नहीं किया, दे डोंट नो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेग्रिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर सर्विस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनको देते हैं एज अ वैल्यू एडिशन। हमारी कस्टमर सपोर्ट 24/7 है। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरी टीम का कोई डेडिकेटेड सुपरवाइज़र अवेलेबल होगा, और अगर डे शिफ्ट में कोई अवेलेबल नहीं है तो नाइट शिफ्ट वाला पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा जो हर वक्त कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा। और हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है, ये सुन के आपको शायद हैरानगी भी हो और यकीन भी ना आए, वो 15 to 30 मिनट्स है। अगर इम्पॉसिबल। कोई भी हमारा क्लाइंट रात के वक्त या दिन के वक्त कोई भी क्वेरी पुट करता है, उसको कोई भी बात पूछनी है, उसने कोई भी अपना उस अकाउंट के रिलेटेड कंसर्न रेज करना है, तो विद इन 15 to 30 मिनट्स उसकी उस क्वेरी को आंसर किया जाता है। और यही एक ऐसी चीज़ है जो कि एक वैल्यू एडिशन है जो मैं समझता हूँ हमें हमारी जॉब्स नहीं सिखाई, और हमारा दीन तो सिखाता ही सिखाता है। उस वजह से शायद अभी तक कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है जो हमें छोड़ के गया हो कि इनकी स्किल सेट या इनकी कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है। कितने परसेंट गोरे हैं जिनके अकाउंट्स आपने बहाल कर दिए, चला दिए, और वो भाग गए आपको पैसे दिए बगैर? ये परसेंटेज तो बहुत कम है। मैं समझूंगा कि 1 से 1.5% ऐसे लोग हैं। वो भी कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हो जाता है कि समटाइम्स आपके जो टर्म्स हैं वो जो डिस्कस किए हुए होते हैं, ऑलरेडी हम लोग सारी चीज़ों को रिटर्न एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, काउंटर साइन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स, लेकिन एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो देखते हैं कि शायद कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी कर दी जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो वो फिर चाहते हैं कि हमें इनको ज़्यादा पैसे देना पड़ रहे हैं। ज़्यादातर देसी पाकिस्तानीज़ हैं, तो उनकी वो सोच होती है थोड़ी सी कि हम अगर पाकिस्तान में इतने डॉलर्स भेज रहे हैं तो इनको इतने पैसे बन रहे हैं। तो वो फिर महीने के एंड पे दोबारा कहते हैं जी आपने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनको रिवाइज़ करें। तो जब हम रिवाइज़ नहीं करते, जब हम अपनी टर्म्स पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं समटाइम्स कि जी ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे एसओपीज़ हैं, जो चीज़ें आपने काउंटर साइन कर दी हैं वो दोबारा रिवाइज़ नहीं हो सकती अनटिल और अनलेस द पीरियड ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्स। तो वो फिर समटाइम्स कहते हैं जी ठीक है अल्लाह हाफिज़, हम अल्लाह फिर हाफिज़। सस्ता बंदा ढूंढ लेते हैं। ये बताइए, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं बहुत अच्छी हैं, सुनने में देखने में अच्छी लगती हैं, मतलब पैसा आता है वो सभी को अच्छा लगता है। कितना टाइम लगा यहाँ पहुँचने तक? टाइम तो मुझे बहुत कम लगा, लेकिन उस कम टाइम में घंटे बहुत ज़्यादा लगे। स्टार्ट मैंने इस लाइन को किया जब कोविड आया। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, तो जॉब भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन मेरी स्टार्ट से ही बिज़नेस की एक ख्वाहिश और कोशिश होती थी। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए, बहुत सारे बिजनेसेस फेल हुए। चाइना से मैंने लेडीज़ शूज़ मैन्युफैक्चर करवाए, वो बिज़नेस फ्लॉप हुआ, पैसे ज़ाया हुए। थाईलैंड से मैंने कुछ लेडीज़ के गारमेंट्स इंपोर्ट किए और वो भी बिज़नेस नहीं चल सका। मेकओवर का सामान उस वक्त ये सिलिकॉन के स्पॉन्ज नए नए आए थे, अभी भी हम पाकिस्तान में तो वो यूज़ कर रहे हैं औरतें मेकओवर के लिए, वो जो फोम का बना स्पॉन्ज सा होता है,
वहाँ पे उस वक्त सिलिकॉन के स्पॉन्ज यूज़ हो रहे थे। जिस तरह से पियर सोप आ रहा है ट्रांसपेरेंट, वो इस तरह का रबर टाइप एक स्पॉन्ज होता है। तो वो उस वक्त थाईलैंड में बड़ा इन था। तो मैं थाईलैंड के विज़िट पे था, तो मैंने सोचा कि ये आइटम पाकिस्तान में बहुत अच्छी चल सकती है। लेकिन वो मेरी सोच बिल्कुल जो है वो उसने काम नहीं किया। हमने कुछ उसके यूनिट्स मंगवाए, लेकिन यहाँ पे चूँकि लोगों का वो बाइंग बिहेवियर नहीं बना हुआ था, लोग उसको यूज़ करने में एक उनका एक साइकोलॉजी नहीं थी, तो वो इस वजह से प्रॉपर वो आइटम क्लिक नहीं कर सकी। अदरवाइज़ वो रीयूजेबल आइटम थी, आपने उसको एक दफ़ा यूज़ कर ली है, पानी के साथ आप उसको वॉश कर सकते थे, वॉश करने के बाद आप उसको दोबारा जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते थे, लेकिन वो क्लिक नहीं हो सका। तो मेरी अम्मी ने कहना शुरू कर दिया कि तेरा कुछ नहीं बनना, और तुम इतने तजर्बे कर रहे हो, जो तुम्हारी सेविंग होती है वो सारी खर्च कर देते हो। लेकिन ये बात थोड़ा बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो एक दिन में खड़ा नहीं हो जाता। उसके पीछे जो आपकी एक विजन होता है या आपकी एक कंसिस्टेंस मेहनत एक कंसिस्टेंट चल रही होती है, वो बहुत सारे सालों की होती है। बहुत साल पहले आप ये सोचना शुरू करते हैं कि अब मैंने कुछ करना है, मैंने जॉब्स को स्किप करना है। तो अगर आप उस बिहेवियर की बात करें, तो वो बिहेवियर तकरीबन 7 साल पहले मेरे अंदर डेवलप हो चुका था कि मैंने कुछ अपना करना है। फेलियर्स आए, लेकिन उन फेलियर्स ने मुझे डीमोटिवेट नहीं किया, अल्लाह के करम से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और उन फेलियर्स की वजह से मैं एक नेक्स्ट होराइज़न की तलाश में था, अगली दुनिया की तलाश में था कि ये नहीं चला तो ये तो ज़रूर चलेगा, और अब मैंने ट्राई ज़रूर करना है। तो मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा। तो कोविड से पहले भी ऑलरेडी यूट्यूब से मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीख चुका था, काफ़ी मैं अपना नॉलेज ले चुका था। सिर्फ प्रैक्टिकली जो मेरे पास टाइम नहीं बन पा रहा था, उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था अपनी जॉब के साथ साथ। तो वो कोविड ने मुझे दिया। जब वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ, तो कंपनी ने हमें रिलैक्सेशन दी कि आप घर से बैठ के काम कर सकते हैं। तो वो सारा टाइम मैंने फिर, चूँकि ऑलरेडी थ्योरी मैंने यूट्यूब से, यूडेमी से, कोर्सेरा से डिफरेंट कोर्सेज़ मैंने गोरों के अमेजिंग सेलिंग मशीन्स और भी मल्टीपल कोर्सेज़ मैंने लिए हुए थे। उनको मैंने देखा हुआ था, लेकिन अब बस प्रैक्टिकल करना बाकी था। तो वो जैसे ही मैंने प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, तो विद इन अ मंथ वो सारी चीज़ें मुझे क्लियर हो गई, जिनके हवाले से मैं कन्फ्यूज़ था। उसके बाद से 1, 2, 3, 4, 10, 10 से 20 क्लाइंट्स हो गए, 20 से 30 हो गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर सर्विंग अराउंड मोर देन 40 टू 50 क्लाइंट्स। वाह। कभी कहा है आपने थैंक यू कोविड? जिसने माँ को सताया उसने रक्षा ही चलाया, इसका मतलब ये है कि आपने माँ को नहीं सताया। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी है। और मैं समझता हूँ कि माँ बाप की भी दुआएं हैं। माँ बाप शायद समटाइम्स थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हमारी एफर्ट्स को देख देख के, कि ये इतनी कोशिश कर रहा है, इसकी कोई चीज़ क्लिक क्यों नहीं हो रही। लेकिन जितना वो फ्रस्ट्रेट होते हैं और आपको कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं बनना और तेरे को कुछ नहीं होना, शायद उतना ही दिल में वो दुआ भी करते हैं। तो शायद उन्होंने उतनी दुआ भी की, और उन्होंने उतनी अल्लाह से शायद उतनी यकीन के साथ मांगा, तो शायद उनकी दुआओं की वजह से मुझे मिला। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं। दुनिया बड़ी जालिम है, एक से बढ़ के एक जालिम बंदा इसमें भरा पड़ा है। आपकी ज़िंदगी में कोई विलन आया जिसने धोखा दिया हो? देखें, विलन भी आपको सिखाते हैं, और मेरी ज़िंदगी में भी विलन आया, बिल्कुल आया। लेकिन बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मैं वो कॉल भूल गया कि जिस पे आप एहसान करो उसके शर से भी बचो। तो मैंने एहसान किया उस बंदे पे, और शायद उसकी हैसियत से ज़्यादा और उसकी सोच से भी ज़्यादा उस पे एहसानात किए। अब मैं ना नाम लेना चाहूँगा, ना वो नहीं, एहसान वो तो गिनवाना लेना भी नहीं चाहूँगा। चाहिए। लेकिन एट द एंड जब उन्होंने देखा कि जी कंपनी इतना ग्रो कर रही है, और ये सारे पैसे इतने जा रहे हैं, और पाकिस्तान में बैठे इतनी अर्निंग हो रही है, तो देन जिस तरह से वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात होती है, वो घोंपा गया। थोड़ी देर ज़ख्मी ज़रूर हुए, लेकिन अब ज़ख्मी शेर की तरह दोबारा उठ बैठे। क्या सीखा? सीखा ये कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और आपने अपने सिस्टम्स को और प्रोसेसेस को इतना स्ट्रीमलाइन और स्मूथ बनाने हैं कि वो लोगों के मोहताज ना रहे। ये लर्निंग है मेरी उस ज़रब के बाद या उस चोट के बाद जो मैंने खाई।
अब उसी पे हम लोग कार फरमाएँ, उसी पे हमारी कोशिश और एफ़र्ट्स चल रही हैं। एक चीज़ आपने बहुत अच्छी सीखी और एक वो सीखी जो नहीं सीखनी चाहिए। आपने सीखा कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ये गलत सीखा। ट्रस्ट नहीं करेंगे तो निज़ाम नहीं चलेगा, ये दुनिया चल नहीं सकती। तो ट्रस्ट ज़रूर करें, सिस्टम्स को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि किसी के आने या जाने से फ़र्क ना पड़े। चीज़ों के ऊपर चेक्स इतने अच्छे लगा दें कि कभी कोई चीट ना कर सके। बिल्कुल सही। क्वालिफ़िकेशन क्या है? मतलब बैकग्राउंड में कोई बिज़नेस फैमिली से हैं क्या? मतलब कैसे ये सोच प्रिवेल की कि अपना ही बिज़नेस करेंगे? मतलब कहाँ से आई ये सोच? बैकग्राउंड बेसिकली बिज़नेस फैमिली से ही है। फ़ादर जो हैं वो ट्रैक्टर्स का बिज़नेस करते हैं। ओके। और लेकिन फ़ादर की ख्वाहिश ये थी, चूँकि वो ट्रैक्टर्स का बिज़नेस करते हैं, तो उनके पास ऐसे लोग आते थे जो बड़े वाइट कॉलर होते थे, और कोई बैंक में था, कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में था, कोई किसी जगह पे मैनेजर था। तो उनकी ख्वाहिश थी कि नहीं, एक जॉब जो है ना वो एक बड़ा अट्रैक्शन और बड़ी एक चार्मिंग चीज़ होती है। तो आपने एक अच्छी पोज़ीशन और अच्छी जगह पे जाना है। आर्मी का उनका बड़ा क्रेज़ था। तो ख़ैर उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 2 दफ़ा मैं आईएसएसबी में भी गया। एक दफ़ा मैंने जनरल ड्यूटी पायलट के लिए अप्लाई किया, जीडीपी 1 टू 6 मेरा कोर्स था। और गुजरांवाला उस वक़्त मेरा सेंटर बना आईएसएसबी का। तो लेकिन वो सारे टेस्ट क्लियर हो गए, लास्ट टेस्ट था, उस वक़्त मेरा कॉमसेट्स में केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया लाहौर। वो भी मैंने छोड़ दिया कि जी मैं तो अब पायलट बन गया हूँ, मेरे सारे टेस्ट क्लियर हो गए। लेकिन वो लास्ट टेस्ट के जब नॉट रिकमेंडेड का लेटर आया तो बड़ी उस वक़्त परेशानी भी हुई, सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स भी क्लोज़ हो चुके थे। तो फिर मैंने ख़ैर अपनी एजुकेशन को दोबारा कंटिन्यू किया, और फिर मैंने मास्टर्स किया बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में। और मीनवाइल ग्रेजुएशन के बाद एक अटेम्प्ट थी मेरे पास, और इस दफ़ा फिर मैंने एयर फोर्स की जगह आर्मी को ट्राई किया। तो इस दफ़ा मेरा जो स्टेशन था वो मलीर कैंट था। तो हम मलीर कैंट में गए एज अ आईएसएसबी इंडक्टी। तो वहाँ पे भी नॉट रिकमेंडेड का लेटर आया। तो चूँकि बिज़नेस पढ़ा हुआ था, बिज़नेस पढ़ के जब जॉब स्टार्ट की तो जॉब में इतनी मेहनत की कि हम उस सर्टन एक लेवल को अचीव किया जिसकी कोई ख्वाहिश कर सकता है। कंपनी मेंटेन्ड व्हीकल थी। आई वॉज वर्किंग इन वन ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि मोर देन 130 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही थी। वहाँ पे एक एरिया मैनेजर की पोजीशन तक गया, फैसलाबाद डिवीज़न को हेड कर रहा था। सारा कुछ करने के बाद आई रियलाइज्ड कि वो जो हम सुनते थे ना, इसने हमें वो नहीं दिया जॉब ने। वो जो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए थी, तो सैलरी आती है, अच्छी सैलरी थी, 1.5-2 लाख आता था हर महीने के एंड पे। लेकिन महीने बाद वही 15-20 हज़ार अकाउंट में होता था, तो कुछ बचता नहीं था। तो देन चूँकि बिज़नेस पढ़ा भी हुआ था, बिजनेसमैन को देखा भी हुआ था, अब्बू का लाइफस्टाइल भी देखा हुआ था। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है। अगर जो आपके माइंड में है आपने उसको अचीव करना है, तो फिर आपको कुछ और करना होगा। और अल्टीमेट वो गोल यही था कि कोई ना कोई अपना एक एजेंसी या अपनी एक छोटी सी कंपनी उसको खड़ा करना है, उसको बिल्ड करना है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, वो जो ख्वाब देखा और अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। रिश्ते तो बहुत आते होंगे। रिश्ते आते थे। अब अगर ये बात मैं करूंगा तो घर नहीं जा पाऊंगा। तो नहीं, दूसरी भी हो ही जाती है। पहली आमदनी अपने कारोबार की जब हाथ में आती है तो बड़ी खुशी होती है। कितनी आई थी और क्या किया था? आमदनी पहले कारोबार की तो वही थी, जो कुछ हमने छोटे मोटे सेटअप स्टार्ट किए थे। लेकिन वो इतनी थी कि जो एक्सपेंसेस हुए थे वो भी पूरे नहीं हुए थे। लेकिन वो अर्निंग तो थी कि जी एक इटसेल्फ मेरे लिए वो अर्निंग थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अपनी चीज़ मंगवाई, कस्टम्स और इन सारी चीज़ों से निकल के हाथ में पहुंची, मार्केट में निकले, उसको सेल किया, पैसे जेब में आए। पहली जो अर्निंग आप कहें कि प्रॉफिटेबल अर्निंग कौन सी थी, वो अमेज़ॉन से ही थी। और पहला अकाउंट जो हमने पकड़ा था उसमें से हमें $1500 आए थे। उस वक्त डॉलर का रेट कोई 120 रुपये के आसपास था। तो वो बहुत ही एक एक्साइटमेंट की फीलिंग थी कि वो जो अर्निंग थी शायद वो मेरे 6 महीने की
उस वक्त की सैलरी थी जब मैं उस वक्त उस पोजीशन पे था। तो उस फीलिंग को तो मैं बयान नहीं कर सकता। कहाँ खर्च किए? कुछ तो अम्मी को मैंने दिए सबसे पहले। और ज़रूरी होता है। हाँ जी। बहुत से लोग आपको देख रहे होंगे इस वक्त। कोई भी बंदा जो पढ़ा लिखा है और इंटरनेट का अच्छा इस्तेमाल जानता है, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट या वेबसाइट के ज़रिए चीज़ें फ़रोख्त करना चाहे और मुख्तसर वक़्त के अंदर नईमुर्रहमान बनना चाहे, तो वो कौन सी ऐसी 5 टिप्स हैं जो आप उन्हें देना चाहेंगे? 5 टिप्स तो बहुत ज़्यादा हैं। एक टिप है उसको मैं समझता हूँ कि शायद वो 10 टिप्स जितनी वज़नी है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम वही करना शुरू कर देते हैं जो सारे कर रहे होते हैं। और जिस तरह से इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है कि हमें डिमांड और सप्लाई को देख के चलना चाहिए। अगर आप बहुत कम वक्त में कुछ करना चाहते हैं तो आप ऐसी स्किल को एक्वायर करें जो कि कोई नहीं कर रहा या बहुत कम लोग कर रहे हैं। आप बहुत जल्द मार्केट में अपना नाम भी बना लेंगे और अपनी जगह भी बना लेंगे। अमेज़ॉन, वॉलमार्ट पे सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम मुख्तलिफ कैसे है? जब लोगों ने रिटेल आर्बिट्राज का, ऑनलाइन आर्बिट्राज का सुना नहीं था नाम, हमने तब से इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी थी। सारे लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, होलसेल कर रहे थे, प्राइवेट लेबल कर रहे थे। इस टर्मिनोलॉजी पे या इस बिजनेस निश में या बिजनेस टाइप पे कोई भी काम नहीं कर रहा था जो कि रिटेल आर्बिट्राज या ऑनलाइन आर्बिट्राज कहलाती है। जब ड्रॉप शिपिंग ख़त्म हुई, अमेज़ॉन ने अपनी पॉलिसीज़ चेंज की, पॉलिसीज़ रिवाइज़ की, तो सारे लोग इधर उधर देखना शुरू हो गए कि अब हमने क्या करना है, अब हमने किस डोमेन में जाना है, अब हमने और नए किस सेगमेंट की तरफ जाना है। हमें वो प्रॉब्लम इस वजह से नहीं हुई कि हम ऑलरेडी वो कर रहे थे जो उस वक्त बहुत थोड़े लोग कर रहे थे। तो यही मेरी टिप है उन नए आने वाले लोगों के लिए भी कि आप जिस निश में भी, जिस सेगमेंट में भी आना चाहें, ई कॉमर्स की लाइफ थोड़ी है, लेकिन इसके अंदर चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं। अगर आप आने वाले साल के अंदर जो चीज़ इवॉल्व होगी उसको भांप लें, उसको जज कर लें, उसको नोटिस कर लें और आप अपने टाइम और घंटे उस पे लगा दें, तो आप बहुत जल्दी शायद उस सफ़र को तय कर सकते हैं जो हमने कई सालों लगा के तय किया। बहुत सारे लोग मुझसे यही क्वेश्चन करते हैं कि जी आप भी अमेज़ॉन में हैं तो हम लोग कोई ट्रेनिंग ले लें, हम भी प्राइवेट लेबल कर लें। मैं उनसे यही बात करता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपसे पहले लाखों पाकिस्तानी उसको करने पे लग चुके हैं। आप वो काम को स्टार्ट करें जिस पे अभी हज़ारों लोग हैं, जिस पे लाखों लोग होने हैं। लाखों लोग होने तक आप मार्केट से काफ़ी सारा चंक, मार्जिन और अपना एक नाम बना चुके हैं। तो यही मेरी एक टिप है जो शायद 10 टिप्स जितनी वजनी और भारी है। उस्मान चुगताई भाई और आप मिल के भी तो कुछ करना चाह रहे थे, वो क्या है? उस्मान भाई के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट था कि कुछ हम कर सकें कोलैबोरेशन में। तो वो वेबसाइट बेस्ड सेलिंग ही थी। तो उस हवाले से अभी भी हमारी बात चल रही है। तो फर्दर अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उस पे भी हम आने वाले टाइम में कुछ प्लान कर रहे हैं। एक राह बंदा जो कहीं भी नौकरी कर रहा है, आपको क्या लगता है रोज़ाना 4 घंटे टाइम दे, अच्छा टाइम दे, तो वेबसाइट के ज़रिए बेचने पे उसको कितना टाइम लग सकता है ये सारी चीज़ें सीखने में? अगर 4 घंटे टाइम दे तो वो कंसिस्टेंसी के साथ दे। नॉर्मली हम पाकिस्तानीज़ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, हम लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं। हम लोग डे प्लानर्स नहीं बनाते, हम लोग अपनी डे प्लानिंग नहीं करते, हम लोग अपने टास्क को अलाइन नहीं करते और उनको टाइम एलोकेट नहीं करते, जिसकी वजह से हम कंसिस्टेंट रह नहीं पाते। अदरवाइज़ अगर आप कंसिस्टेंट हैं और आप डेली के 4 घंटे दे रहे हैं, सिर्फ वेबसाइट नहीं, आप कोडिंग तक भी सीख सकते हैं, आप डाटा इंजीनियरिंग भी सीख सकते हैं, आप एआई एक्सपर्ट भी बन सकते हैं। तो 4 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर हो तो। आपसे या आपकी टीम से राब्ता करना हो तो कौन सा चैनल इस्तेमाल करें?
हमारा फेसबुक पेज है ड्रॉपको के नाम से। DROPCO। जी, ड्रॉपको। ड्रॉपको इस पे भी कांटेक्ट किया जा सकता है। मैं आपके साथ अपनी फेसबुक प्रोफाइल भी शेयर कर दूंगा और उस लिंक के थ्रू भी कांटेक्ट किया जा सकता है। हम इन दोनों तरीक़ों के साथ आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। आपकी आमद का, आपकी चाहतों का और मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। देखने वाले, सुनने वाले सभी दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि इसके मुतल्लिक जितने भी सवालात हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं नईम भाई को कहूँगा कि ये खुद या इनकी टीम का कोई मेंबर उन सवालों के जवाब ज़रूर दे ताकि मज़ीद क्लैरिटी आ सके। आप इनके फेसबुक पेज ड्रॉपको पे जाके वहाँ पे इनकी वीडियोस और पोस्ट्स देख सकते हैं, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और रब्ता कर सकते हैं मज़ीद मालूमात के लिए। और हम कोशिश करेंगे 2 माह 3 माह के बाद दोबारा एक सेशन किया जाए और आपके कमेंट सेक्शन में आए हुए सवालों के जवाबात ले सकें। आज तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया नईमुर रहमान भाई के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।